हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल मेहुजी क्लासेज में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एक हिस्ट्री का एक टॉपिक, गुप्त वंश। तो हमने इस वीडियो पर परिचय एकत्रित किया है, वो प्रतियोगिता परीक्षा के हिसाब से भी है, उनके अलावा 6 से 12 तक के बुक में पूछा जाता है, उनकी दृष्टि से भी है। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो गुप्त वंश की शुरुआत श्री गुप्त द्वारा की गई, उन्होंने 240 से 280 ईस्वी तक शासन किया। उनके बाद उनका पुत्र आया घटोत्कच, 280 से 319 तक उसने शासन किया। इस साम्राज्य का अगला उत्तराधिकारी था घटोत्कच का एक पुत्र था जिसका नाम चंद्रगुप्त प्रथम हुआ। 319 से 335 तक उसने शासन किया। तो आइए दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। टॉपिक हमारा श्रीगुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे, उनका स्थान घटोत्कच ने लिया। इन दोनों को महाराजा कहा जाता था। चंद्रगुप्त 319 से 330 ईस्वी तक शासन किया। श्रीगुप्त को गुप्त वंश का संस्थापक तो कहा जाता है और घटोत्कच को भी गुप्त वंश का संस्थापक कहा जाता है, लेकिन ये दोनों किसी अन्य राजाओं के अधीन थे, जैसे कि कुषाण वंश के अधीन थे। उन्होंने इसलिए महाराज और आदिराज की उपाधि ही धारण की। उन्होंने महाराजा अधिराज की उपाधि धारण नहीं की। महाराजा अधिराज की वही उपाधि धारण करता है जो किसी के अधीन न हो, वो स्वतंत्र हो। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगला टॉपिक हमारा देखते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 335 ईस्वी तक शासन किया। चंद्रगुप्त प्रथम सबसे पहले महाराजा अधिराज राजाओं के महान राजा कहलाए। उन्होंने लिच्छवियों के साथ बेटी रोटी का रिश्ता स्थापित किया। उन्होंने इस परिवार की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। उन्होंने लोह स्तंभ के शिलालेख में उनकी व्यापक विजय का उल्लेख है। चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का संस्थापक माना जाता है, जो 320 ईस्वी में उनकी पद प्राप्ति के साथ शुरू हुआ। वो अपने जीवन काल में ही अपने पुत्र समुद्रगुप्त को सत्ता की बागडोर सौंपकर सेवानिवृत्त हो गया। तो आइए दोस्तों, अगला टॉपिक देखते हैं। समुद्रगुप्त 335 से 380 ईस्वी तक शासन किया। समुद्रगुप्त संवत गुप्त वंश के शासकों में सबसे महान थे। इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में समुद्रगुप्त के शासनकाल का विस्तृत विवरण प्रदान करते हैं। समुद्रगुप्त ने ही दक्षिणी भारतीय सम्राटों के विरुद्ध कूच किया। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ को वापस लाने वाले महानायक के साथ स्वर्ण और चांदी के सिक्के जारी किए। उनकी सैन्य उपलब्धियों के कारण समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन के रूप में सम्मानित किया जाता है। तो आइए दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। एक महान कवि समुद्रगुप्त ने हरिसेना सहित कई विद्वानों को संरक्षण दिया था। चंद्रगुप्त द्वितीय का दरबार प्रतिष्ठित नवरत्नों द्वारा सुशोभित था। उनमें कालिदास सबसे प्रमुख थे। पंचतंत्र की कहानियों की रचना गुप्त काल के दौरान हुई थी। अपने वर्तमान रूप में पुराणों की रचना इसी काल में हुई थी। वर्तमान रूप में महाभारत और रामायण को लिखा गया था और अंतिम रूप दिया गया था। तो आइए दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय 380 से 415 ईस्वी तक शासन किया। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी था उसके पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने लिया था। बेटी रोटी के रिश्तों के माध्यम से चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी राजनीतिक शक्तियों को मजबूत किया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही कुबेर नागा से शादी की। वो मध्य भारत की एक महान नागा राजकुमारी थी। तो आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल मेहुजी क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। कमेंट व शेयर करना ना भूले दोस्तों। कमेंट ज़रूर कीजिए कैसा लगा वीडियो, और शेयर करना अपने दोस्तों में, ग्रुपों में करना ना भूले दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो आइए दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय की सबसे बड़ी सैन्य उपलब्धियां पश्चिमी भारत के शक क्षत्रियों के खिलाफ उनकी लड़ाई थी। अपनी जीत के बाद उन्होंने सहकारी नाम प्राप्त की, जिसका अर्थ था शक विध्वंस
उन्होंने खुद को विक्रमादित्य भी कहा। उज्जैन एक महत्वपूर्ण व्यापारिक शहर और गुप्तों की वैकल्पिक राजधानी था। गुप्त साम्राज्य की महान संपत्ति सोने के सिक्कों की विभिन्नता में प्रकट हुई है। समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश का श्रेष्ठ शासक था। चंद्रगुप्त द्वितीय की माता का नाम दंत देवी था। प्रसिद्ध चीनी तीर्थयात्री फायान ने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया। फायान ने गुप्त साम्राज्य की धार्मिक व सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर बहुमूल्य जानकारी प्रदान की। फायान एक यूनानी लेखक था जो 299 से 314 ईस्वी तक रुका और बौद्ध धर्म की जानकारी एकत्रित करके चला गया। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं कुमारगुप्त। कुमारगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र और उत्तराधिकारी था। कई सिक्कों को जारी किया गया था और उनके शिलालेख पूरे गुप्त साम्राज्य में पाए जाते हैं। कुमारगुप्त ने भी एक अश्वमेध यज्ञ किया था। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की नींव रखी जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा का संस्थान बनकर उभरा। शक्तिशाली समृद्ध जनजाति जिसे पुष्यमित्र कहा जाता है ने उनके शासनकाल के अंत में गुप्त सेना को हराया। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं स्कंदगुप्त। मध्य एशिया के हुणों की एक शाखा ने हिंदू कुश पर्वतों को पार करने और भारत पर आक्रमण करने का प्रयास किया। स्कंदगुप्त जिन्होंने वास्तव में हुण आक्रमण का सामना किया था, उसने हुणों के खिलाफ सफलतापूर्वक लड़ाई लड़ी और साम्राज्य को बचाया। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। स्कंदगुप्त का भीतरी अखंड स्तंभ उल्लेखनीय है। ग्वालियर के पास बाघ की गुफाओं में गुप्त काल के चित्रों को देखा जाता है। श्रीलंका में सिंगरिया की पेंटिंग अजंता शैली से अत्यधिक प्रभावित थी। गुप्तकालीन सिक्का भी उल्लेखनीय है। स्कंदगुप्त ने 8 प्रकार के सोने के सिक्के जारी किए। चंद्रगुप्त द्वितीय और उनके उत्तराधिकारियों ने विभिन्न किस्मों के सोने व चांदी, तांबे व पीतल के सिक्के चलाए। तो याद करने वाले महत्वपूर्ण बिंदु, गुप्त काल में कला, विज्ञान और साहित्य के क्षेत्र में जबरदस्त प्रगति हुई और उनके कारण उसे स्वर्ण युग काल कहा जाता है। झांसी के पास देवगढ़ में मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा में मंदिर मूर्तियां गुप्त काल का महत्वपूर्ण नमूना है। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। गुप्त काल में गणित, खगोल विज्ञान, ज्योतिष और चिकित्सा के क्षेत्र में एक शानदार गतिविधियों का साक्ष्य रहा है। वारामिरी ने 5 खगोलीय प्रणाली पंच सिद्धांतिका की रचना की। गुप्त काल में महान कवि व लेखक भी हुए। आर्यभट्ट द्वारा रचित 3 ग्रंथ की जानकारी आज भी उपलब्ध है। दर्शन गीतिका, आर्यभट्टयम और तंत्र। उन्होंने एक ग्रंथ भी लिखा था आर्यभट्ट सिद्धांत। और ब्रह्मगुप्त भी गुप्त काल में प्रसिद्ध हुए थे गणितज्ञ। के अलावा ब्रह्म सिद्धांत, खंड खाद्य उनकी रचनाएं थी। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के एक महान गुप्त कालिक थे। कालिदास के अलावा गुप्त काल में अन्य लेखक भी प्रसिद्ध हुए। विशाखादत्त ने मुद्रा राक्षस की रचना की। तो आइए दोस्तों कुछ अभ्यास कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त था। महाराजाधिराज कहे जाने वाले पहले राजा कौन थे? तो चंद्रगुप्त प्रथम महाराजाधिराज कहे जाने वाले पहले शासक थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय इतिहास में किसे भारत के नेपोलियन के रूप में जाना जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन के रूप में जाना जाता है। किस गुप्त शासक को शकरी के नाम से जाना जाता है? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को, क्योंकि उन्होंने शक पर विजय प्राप्त की। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल मेहोजी क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आपको पहले से पहले सूचना मिले।